तो दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो के अंदर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो 2021 में पेपर कराया गया था 24 अगस्त को शिफ्ट फर्स्ट का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। उससे हम ये पता करने वाले हैं कि पिछली बार क्या लेवल रहा था और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वही चीज़ हमें देखनी है आज, और इससे हमें ये भी फ़ायदा होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या रहा था। उसी के स्तर से आपको अभी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यूपी ट्रिपल एससी के 2021 का पेपर करने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहें, क्योंकि इस पेपर में जो इसके प्रश्न के आंसर हैं वो तो मैं बताने वाला हूँ, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी पर क्लिक करके उस पर भी बटन दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाए। तो अब हम इस पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आप इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये यूपी ट्रिपल एससी का 2021 का एग्ज़ाम है, जो 24 अगस्त को हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं अपने इस पेपर में। तो पहला प्रश्न दिया है, भारत में शासन करने वाले दिए गए कालानुक्रम सही क्रम लगाइए। तो इनका क्रम लगाना है तुम्हें, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में देखो सबसे पहले कौन सा राजा आया था, तो इल्तुतमिश, क्योंकि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसी के वंश से रिलेटेड है कौन? इल्तुतमिश। तो पहले 4 आएगा। ठीक है, फिर आएगा अलाउद्दीन खिलजी, वो खिलजी वंश आया था गुलाम वंश का, तो तीसरा आएगा। फिर उसके बाद जो शेरशाह सूरी वंश आया दूसरा, और पहला फिर आ जाएगा अकबर। तो आंसर हो जाएगा 4321। ठीक है, तो समझ में आ गया, इसका आंसर होगा 4321। तो इसमें मैच करो कहाँ है 4321। तो देखो 4321, तो इसमें बी दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर नंबर बी। तो बी पर हम टिक करते हैं, बी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका आंसर है तुकाराम। ठीक है, इसका आंसर है तुकाराम। अगर किसी को याद हो तो बहुत अच्छा है, तुकाराम आंसर है इसका। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर तीसरा दिया, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं, ध्यान रखना। पेपर में अब वो बन सकता है, क्योंकि बंगाल, इसने पूछा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर तो इसको हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अगर इस प्रश्न में ये नहीं होता जनरल, केवल ये दिया होता बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो इसका आंसर होता लॉर्ड क्लाइव। अब पिछली बार जब ये पेपर हुआ था तो लोगों ने जल्दबाजी में क्या देखा कि प्रथम गवर्नर, तो इन्होंने क्या लगा दिया? लॉर्ड क्लाइव, और ये गलत कर लिया। लेकिन इसका आंसर क्या था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो 2 प्रश्न तो ये हो गए। कभी भी पूछेगा तो देखो बंगाल से पूछ सकता है 2 प्रश्न, तो बंगाल से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर, अगर गवर्नर पूछेगा तो आंसर आएगा लॉर्ड क्लाइव। अगर ये पूछे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर क्या आएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब इसी के अलावा मैं 2 प्रश्न और बता रहा हूँ। आपसे ये पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये तो बंगाल का था। अब मैं बात कर रहा हूँ काय की? भारत की, कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मैं बात कर रहा हूँ भारत की। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम अपनी नोटबुक में एक पेन ले लो और एक नोटबुक ले लो, और ये नोट पॉइंट करते जाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ मैं आपको। तो पहला प्रश्न मैंने ये कहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइटिंग मेरी सही नहीं आएगी, लेकिन आपको मैं आवाज़ सही बोल रहा हूँ, बस आप नोट करते जाएं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो आंसर क्या आएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, पहला। दूसरा ये पूछ सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय। ठीक है, घुमा के पूछ सकता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, या फिर आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ भारत का पहला कौन वायसराय, पहला पूछेगा वायसराय, तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें आज तक ये क्वेश्चन ना आया हो। इसको घुमा के ऐसे पूछता है कि 1857 क्रांति के समय पर कौन वायसराय था, तो 100% आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। ऐसे पूछेगा 1857 क्रांति के समय पर कौन वायसराय था, तो आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर तो पता ही चल गया होगा आपको, इसका आंसर है बंगाली प्रथम गवर्नर जनरल का लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ देखते हैं। इसमें दिया है चरक संहिता।
चरक संहिता के संबंधित तो इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा। इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शन में कुछ जानकारी है नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है, अगर 5 को ध्यान से पढ़ें तो देखो 5 में थोड़ा सा, हाँ ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये पूछना चाह रहा है इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें 3 ऑप्शन तो सही हैं और एक, अब देखो हम पेपर में क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी करके, अगर हम ऐसे ये नहीं देखते कि नहीं लिख रहा है तो हम पहले पे लगा देते कि 261 कलिंग युद्ध ये सही है, लेकिन देखो आंसर ये भी सही है कलिंग युद्ध, और एडी ये भी सही है। शक संबंध पूछेगा तो 78, और ये मुस्लिम युग की शुरुआत ये भी सही है, लेकिन ये गलत है 1709, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए 1707। इस समय पे इसकी मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 1707। तो आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी गलत दिया है इसका, तो इसका आंसर लगा दो डी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, 3 सही है। अब आप ये याद सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कलिंग युद्ध से, कि जो कलिंग युद्ध है ना जो हुआ था, ये अशोक सम्राट के शासनकाल में हुआ था। अशोक सम्राट ने इसी कलिंग युद्ध के समय पर बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 में दिया है इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट, पेन ले लो और नोट करते हैं ना, जो मैं बोलता जा रहा हूँ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा उनको। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन का आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इनका नाम देखो इतिहास में भी आता है, इनका नाम इकोनॉमिक्स में मतलब अर्थशास्त्र में भी आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इनके कई क्वेश्चन हैं, इनके क्वेश्चन लिखो। पहला, दादा भाई नौरोजी कितनी बार रह चुके हैं, तो 3 बार। किसके रह गए हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन देखो ये पूछ सकता है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तो मैं प्रश्न क्या बता रहा हूँ, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ईस्ट इंडियन और लिख लेना आप एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। राइटिंग मेरी खराब आ रही है, बस तुम नोट कर लोगे। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में करी थी किसने, दादा भाई नौरोजी ने। पहला क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन, 2 तो बता दिए। तीसरा देखो ये पूछ सकता है ब्रिटिश सार्वजनिक, ये पूछ सकता है कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की, ठीक है। तो ये भी नोट पॉइंट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना किसने करी, दादा भाई नौरोजी ने। तो कितने क्वेश्चन हो गए, मैंने 3 बता दिए। पहला क्वेश्चन ये कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं 3 बार, और 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी इन्होंने, और एक इन्होंने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की जो 1843 में करी थी, ठीक है। ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वाली डेट इंपॉर्टेंट है 1866। ये पूछ सकता है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1866 में। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। और देखो और बता रहा हूँ मैं, चौथा, 3 बता दिए। 1906 के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो, ये पेपर में बन सकता है, यूपी पैट में ध्यान रखना कि 1906 में ये कोलकाता अधिवेशन के, कहाँ के, कोलकाता अधिवेशन के कौन रह चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, जहाँ पर पहली बार काय की मांग की गई थी, स्वराज की मांग की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज की मांग पहली बार कहाँ की गई थी, तो 1906 में कोलकाता में। उस समय अध्यक्ष कौन था, दादा भाई नौरोजी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी बुक पूछ लेता है पेपर में, ध्यान रखना, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 50 बार पूछी गई एग्जाम में। तो इनकी एक बुक है पॉवर्टी, क्या, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसको लिखो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो इनके 6 क्वेश्चन बता दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार दोबारा समझ लो कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन तो कहते ही कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की इन्होंने, और ये कोलकाता कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था वहाँ पर कांग्रेस के, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं पहली बार। और वहीं पर सबसे पहले की मांग की गई थी, स्वराज की मांग। जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कि स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी, स्वराज की मांग। तो स्वराज की मांग किस में की गई थी, 1906 में कोलकाता के अंदर, 1906 कोलकाता। और इनकी एक पुस्तक याद रखनी है तुम्हें, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कुछ लोगों ने जो आप देख रहे हैं उनको पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन वास्तव में इम्पोर्टेंट है।
आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। तो इसका आंसर तो ठीक है यही हो गया, दादा भाई नौरोजी। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1915 और 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरू हुई? तो देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है। एक बार देखो, दोबारा देख लेना इसे पूरा देखो। तो इस प्रश्न को अगर हम पढ़ें तो ये कहना चाह रहा है 1915 और 16 के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो देखो इसका आंसर है, इसका आंसर होगा तुम्हारा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, आंसर हो जाएगा ये। अब देखो एनी बेसेंट ने ये होम रूल की स्थापना कहाँ करी थी? तो ये करी थी मद्रास में। कहाँ पर की? वो एनी बेसेंट ने कहाँ पर की थी? मद्रास के अड़यार में, मद्रास के ये अड़यार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा रहा है इस समय। और लोकमान्य तिलक इन्होंने करी थी पूना में। कहाँ पर करी? पूना में। दोनों ने 1916 में की थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। देखो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये शायद किसी को नहीं पता होगा कि इंडियन होम रूल और सोसाइटी और ये स्थापना हुई थी कहाँ पर? लंदन के अंदर। कहाँ हुई थी? लंदन में। तो लंदन में किसने की थी? तो उन व्यक्ति का नाम है श्याम, उनका नाम लिखो, इनका नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा। हट गया वो, लिख लेना आप, ठीक है। तो मैं बोल दे रहा हूँ, वैसे रिपीट कर दे रहा हूँ दोबारा से। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी। तो देखो 3 क्वेश्चन याद रखने तुम्हें, पेपर में फिर आ सकता है कि एनी बेसेंट ने 1916 में मडयार में होम रूल लीग की स्थापना करी, और लोकमान्य तिलक ने पूना में 1916 में, और इंडियन होम रूल सोसाइटी की पूछे तो श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ में आ गया होगा। तो इसका क्वेश्चन जो 7वां था, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर कोई पेपर बनाए तो उनमें इनका रोल 100% रहना है, ध्यान रखना, इन चारों में से किसी का। अगर ये नहीं आए तो पेपर की ये मान लो इंसल्ट हो रही है, क्योंकि ये ब्रह्म समझे जे ना राजा राम मोहन राय, ये तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जाता जिसमें इनका नाम ना आए। अगर ये नाम नहीं आया तो ध्यान रखना पेपर ही नहीं बनेगा। तो राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना सब लोगों को पता होगा 1828 के अंदर की थी इन्होंने, ठीक है। दूसरा देखा स्वामी विवेकानंद, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, ठीक है, सबको पता होगा। और इसकी बात करें ज्योतिबा फूले, तो सत्यशोधक समाज की इन्होंने। और एक बचे आर्य समाज, तो आर्य समाज के लगा दो के श्री धालु आर्यन, ठीक है, आर्य समाज। वैसे दयानंद सरस्वती भी आते हैं इनमें। तो देखो ये पॉइंट लग गए। तो अगर इसका आंसर देखें तो हमारा पहले का क्या लगाया हमने? पहले का लगाया तीसरा, ठीक है। तो पहले का 3 और दूसरे का हमने लगाया पहला, और तीसरे का हमने लगाया तीसरा, वो तीसरे का चौथा। एक सेकंड है, इसमें 5 दिए ऑप्शन, सॉरी। देखो इसको हम थोड़ा छोटा करें, इसके आंसर निकालें। अब देखो इनके आंसर निकालते हैं हम। तो पहला ब्रह्म समाज दिखाई दे रहा है ना, ब्रह्म समाज, तो पहले का आंसर हो जाएगा तीसरा, तो ए का तीसरा। तो देखो पहले का हो जाएगा तीसरा। दूसरा दिया रामकृष्ण मिशन, तो इन्होंने इनकी स्थापना करी स्वामी विवेकानंद ने, तो पहला हो जाएगा इनका। फिर आर्य समाज, इनका दयानंद सरस्वती, इनका हो जाएगा दूसरा। फिर डी सत्यशोधक समाज, ये इन्होंने करी 5, तो आंसर होगा 3125। तो 3125 ये दिया तुम्हारा 3125 सी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया सभी के कि इसका आंसर क्या है? सी, ये वाला, ठीक है। अब देखना यहाँ से कुछ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, उनको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, और ये 100% आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखो अपने पेन से और नोटबुक में लिखते जाओ। ये दिया राजा मोहन राय, इनके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये ध्यान रख लेना, पेपर में आने ही आने इनसे, क्योंकि ऐसा आज तक कोई पेपर नहीं गया जिसमें इनसे ना कुछ क्वेश्चन बना हो। तो देखो राजा मोहन राय का सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक। तो ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे, पहला क्वेश्चन इन्हीं का। दूसरा क्वेश्चन इनका 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी, काय की करी थी? आत्मीय
आत्मीय सभा, ठीक है, तो ये लिख लेना आप, आत्मीय सभा। 1815 में इन्होंने स्थापना करी है आत्मीय सभा। तीसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इनका, इन्होंने ये तो यही 18 ये है ना ब्रह्म समाज, ये 1828 में, जो डेट इंपोर्टेंट है 1828 के अंदर इन्होंने एक अखबार निकाला था, मिरात उल अखबार, ये भी इम्पोर्टेंट है, मिरात उल अखबार इम्पोर्टेंट। एक इनका इम्पोर्टेंट है, कोलकाता के अंदर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, किसकी करी थी, हिंदू कॉलेज की, तो इसको लिखते जाओ, कोलकाता में 1822 और 23 के बीच में। और दूसरा ये इनका नाम है ना इनका नाम है राजा मोहन राय, तो इनको उपाधि दी गई थी राजा की, इनका पूरा नाम है राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा। ये पूछता है पेपर में कि राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी, तो वो दी थी अकबर द्वितीय ने, किसने दी थी, अकबर सेकंड ने, तो इसको भी नोट कर लेना। एक इनकी पुस्तक पूछ लेता है कि इन्होंने कौन सी साप्ताहिक पुस्तक लिखी, तो इन्होंने एक संवाद कौमुदी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता है कि संवाद कौमुदी किसकी है, संवाद कौमुदी, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि इनकी साप्ताहिक ये बंगाली भाषा में थी, ठीक है। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी राजा मोहन राय ने 1825 के अंदर, ठीक है, कब की थी, 1825 में। और एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये है कि इन्होंने सती प्रथा के अंत में सहयोग किया था विलियम बेंटिक का, ठीक है। इतने क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन सब क्वेश्चनों को आप लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है, ध्यान रखना हिस्ट्री के अंदर। राजा मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा मैंने बताया 1815 में आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना करी, ठीक है। तीसरा पॉइंट 1828 में ब्रह्म समाज, ये तो होगी, ठीक है, 1828 के अंदर एक इन्होंने अखबार निकलवाया था जो फारसी भाषा में, मिरात उल अखबार, ठीक है, कौन सा था, मिरात उल अखबार, ये भी इम्पोर्टेंट है, मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में था। और एक इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना करी, हिंदू कॉलेज, ये कोलकाता में 1822 और 23 में। और राजा की उपाधि पूछे किसने दी थी, तो इन्हें दी थी अकबर द्वितीय ने। और इन्होंने एक बंगाली साप्ताहिक निकाली थी, तो उसका नाम था संवाद कौमुदी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, संवाद कौमुदी, ये क्वेश्चन 100% आ सकता है पेपर में, तो संवाद कौमुदी। और एक क्वेश्चन मैंने बताया वेदांत कॉलेज की स्थापना करी इन्होंने 1825 में। और एक लास्ट क्वेश्चन ये बताया था कि सती प्रथा के अंत में इन्होंने सहयोग किया था विलियम बेंटिक का, ठीक है। अगर आपने लूसेंट वगैरह पढ़ी होगी तो उसके अंदर ये प्रश्न दिए गए हैं और आपके रिवीजन हो रहा होगा 100%। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट दिया है तुम्हारा करो या मरो, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, आप सभी को ही पता होगा अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो करो या मरो, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था 1942 के अंदर, ठीक है, करो या मरो का नारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे थोड़ा सा हम और देखें तो देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से पेपर में 100% छपेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो इनके बारे में देखो थोड़ा सा सुन लो। 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, 31 अक्टूबर को। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम वो बनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। ये पहला प्रश्न इनका, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इनकी मूर्ति लगी हुई है, आप सभी को पता होगा, गुजरात में 182 मीटर अहमदाबाद के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, ठीक है। 1928 में काय का, बारदोली, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना, अगले पैट में यही क्वेश्चन आना है गारंटी के साथ। बारदोली सत्याग्रह 1928 में इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि 1931 के अंदर ये कराची में अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। 1931 में कहाँ के, कराची, कराची कहाँ पर, इस समय पाकिस्तान में, ठीक है। कराची के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं 1931 में।
और इन्हें जो सरदार की जो उपाधि है ये इन्होंने बारदोली महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? बारदोली महिलाओं ने। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना आप, सब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर तो उसमें पता ही चल गया कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है महात्मा गांधी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। 9 तो हो गए, 10th देखो इसमें। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, क्यों इन्हीं को दिया था, राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने, ठीक है। यहाँ देखो एक प्रश्न ये बन जाता है कभी कभार कि सुभाष चंद्र बोस को ये 1939 में वो बने थे अध्यक्ष का है। देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनका, 1939 के अंदर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी और उसी समय पे ये अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। और देखो जो लिखा है पट्टाभी सीतारामैया, वैसे इन महात्मा गांधी इनको बनाना चाहते थे कि ये बने 1939 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन उस समय ये हार गए और जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस बन गए। तो आंसर हो जाएगा इसका राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक दिया ये देखो, ये 11वां क्वेश्चन लिख रहा है सलाल पन बिजली परियोजना। वैसे ये प्रश्न उस समय जब पूछा गया था करंट का क्वेश्चन था, जब उस समय पूछा गया था, लेकिन अब तो स्टैटिक्स में आ गया ये प्रश्न, क्योंकि ये जब ही नई परियोजना बनी थी। तो इसने ये पूछना चाह रहा है कि ये बताओ सलाल वन परियोजना किस नदी पर है। तो अब देखो इसमें 4 नदी दी गई हैं, ये चारों नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सलाल पन बिजली योजना कौन सी नदी पर बनी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम। अब देखो ये चारों, थोड़ा नदी के बारे में हम डिस्कशन करें तो ये इम्पोर्टेंट है। चेनाब नदी के ऊपर, चेनाब नदी के ऊपर रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज बना हुआ है। रेलवे का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे का सबसे ऊंचा ब्रिज, ठीक है, किस पर बना है? चेनाब नदी पर। दूसरा प्रश्न, रावी नदी की बात किया तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रोहतांग दर्रे से, हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। जिसने अगर थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें सबको पता होगा कि रावी नदी कहाँ निकलती है। और ब्यास नदी, ये भी यहीं रोहतांग दर्रे के नज़दीक ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। और अगर हम झेलम नदी की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से, ठीक है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम। और झेलम नदी पे किनारा पीठ का, जो कि सिकंदर और कोरस के बीच में हुआ था। ये हिस्ट्री का प्रश्न है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर समझ में आएगा, सलाल पन बिजली योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। आगे बढ़ते हैं। बसंत विषुव होता है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर आपको इनमें से अगर अब देखा जाए तो कम से कम 90 से 95% प्रश्न आपको लूसेंट के अंदर मिल जाएंगे। इसके ध्यान रखना, यूपैट की। तो लूसेंट बुक काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर जो काम कर रही है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, ये भी कई एग्जाम में, ज़्यादातर जितने भी यूपी पैट में जो प्रश्न पूछे गए, ये मान लो कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को उठा के रखा गया है। तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, इसको बात की जाए तो देखो ये यहाँ पर तावे के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में खेतड़ी। तो ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो कई एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं तुम्हें कुछ राष्ट्रीय उद्यान बताने वाला हूँ, उनको नोट कर लेना। पहला दिया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सबको पता होगा ज़्यादातर, ये असम के अंदर है। कहाँ पर है? असम के अंदर। अब असम के अंदर देखो काफ़ी वो है राष्ट्रीय उद्यान, जिनको आपको याद रखना है। एक तो मानस है, ये बहुत आता है पेपर में कि मानस कहाँ पर है। एक इसी का नामेरी है, ठीक है, नामेरी। एक है ओरंग, ये भी बहुत आता है कि ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। और एक है तुम्हारा डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ साईखोवा, डिब्रूगढ़, ठीक है। राइटिंग मेरी ख़राब आ रही है, लेकिन आप सुनते जाओ बस। डिब्रूगढ़ साईखोवा, ठीक है, ये असम के अंदर है। असम के अंदर देखो अब एक प्रश्न ये बन सकता है, अभी हाल ही में नया बना है एक जो राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है दिहिंगई पटकुई, ठीक है, दिहिंग पटकई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना, ये असम के अंदर एक नया राष्ट्रीय उद्यान बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिहिंग पटकई, ठीक है। ऐसे देखो कुछ इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इसके बहुत पूछता है एमपी के, तो एमपी के अंदर बस सुन लो आप, थोड़े से पढ़े होंगे तो आपका रिवीजन होता जा रहा है। जैसे कान्हा का नाम सुना होगा, कान्हा,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, डोबरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कहीं ना कहीं रिपीटेड होते रहते हैं एग्जाम में। दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और डोबरी। ठीक है। एक जो पश्चिम बंगाल का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में भी आ जाता है कि पश्चिम बंगाल में दो हैं जो आपको याद रखनी है पेपर के लिए। पहला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर देखो बंगाली खाड़ी में वो भी है सुंदरबन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से मिलके बनता है। तो देखो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल दो याद रखने हैं, सुंदरबन और एक है बुक्सा। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो कौन कौन सा, एक सतपुड़ा और एक बुक्सा। और केरल के अंदर भी बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें दो इम्पोर्टेंट हैं। तो केरल के अंदर एक तो पेरियार इम्पोर्टेंट है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नाम की नदी भी है केरल में। और एक है पारम्बिकुलम, ये भी इम्पोर्टेंट है, पारम्बिकुलम। ठीक है। राइटिंग मेरी ख़राब है लेकिन आप बस सुनते जाओ उन्हें। तो एक बार फिर से मैं इन चारों के डिस्कस कर रहा हूँ कि असम के अंदर मैंने बताया मानस, नामेरी, औरंग, धेंग, पटकोई। और मध्य प्रदेश के अंदर मैंने बताया कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और डुबरी। और पश्चिम बंगाल के अंदर बताया सुंदरबन और बुक्सा। और केरल के अंदर बताया मैंने पेरियार और पारम्बिकुलम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो अब देखो ये भी सही है। तो अब ये पूछना चाह रहा है तुमसे कि हिमालय की जो हिमालय से निकलती हैं नदियाँ वो वाली पूछना चाह रहा है। तो हिमालय देखो गंगा निकलती है एक तो, और एक तुम्हारी हिमालय से ब्रह्मपुत्र निकलती है, बस ये दो नदी निकलती हैं। ये बाकी के तो दक्षिण भारत की नदी हैं, कावेरी और गोदावरी। तो इसका आंसर होना चाहिए सेकंड और थर्ड, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सबको पता होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बैंक दर का अर्थ क्या है। तो बैंक दर का अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज, ये होगा इसका। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, एक तो पूछता है रेपो दर और एक पूछता है रिवर्स दर। एक रेपो दर और एक रिवर्स दर, रिवर्स। तो रेपो दर वो होती है जो आरबीआई बैंक है ना वो, और जितनी भी हमारी जो सार्वजनिक बैंक हैं उनको अगर लोन देती है तो उस पर जो रेट, जो दर लगाई जाती है उसको बोलते हैं रेपो दर। जैसे अगर कोई लोन मांगती है कोई बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक आरबीआई से, तो आरबीआई को जो कौन सी रेट पर वो देंगे, जो लोन देगी आरबीआई, जो इनको लोन देगी वो देगी रेपो दर पर। ठीक है। और अगर ये कभी कभार आरबीआई बैंक को ही इनसे अगर ज़रूरत पड़े लोन लेने की तो उसको बोलते हैं रिवर्स दर। ठीक है। बस ये दो पॉइंट कभी कभार रिपीट हो जाते हैं तो याद रखना। आगे देखें, ये 16 नंबर हो गया। 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब डीप में। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका होना चाहिए बढ़ जाएगी, सी आंसर हो जाएगा तुम्हारा 17 का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। तो इसने ये पूछा है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा पूंजी। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो जो इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन आए हैं उसमें से ये हो गए। ठीक है। एक ये आ गया, देखो ये सरल क्वेश्चन है, बहुत काफ़ी सरल है ये पेपर में। ये इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, पेपर में बन सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना। तो ये तुमसे पूछना चाह रहा है 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। तो अब देखो यहीं से कभी कभार क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 100 रुपये का भी आपने देखा होगा, 100 का नोट ओपन करके तो उस पर ये लिखा होता है मैं धारक को अदा करता हूँ। तो इस समय वर्तमान में कौन है गवर्नर आरबीआई के, तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। तो इस समय इसने बोला 100 रुपये का नोट, तो आरबीआई गवर्नर होता है उसका आंसर। अगर ये पूछता कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो आंसर होता है वित्त मंत्री। ठीक है। 1 रुपये के नोट की अगर बात करेगा तो वित्त मंत्री नहीं, सॉरी वित्त सचिव, ये इंपॉर्टेंट आंसर है। ठीक है इसका, तो वित्त सचिव होगा, सभी को पता होगा ज़्यादातर लोगों को। अब देखो यहाँ पर आरबीआई बैंक आ रही है, तो हम आरबीआई से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट, कि आरबीआई जो बैंक है ना यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है पेपर में, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। जिनको पता है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अब ये पूछता है कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो यंग हिल्टन समिति। कौन सी, यंग हिल्टन समिति।
और इसका पूछता RBI एक्ट कब आया, तो 1934 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो राष्ट्रीयकरण अगर पूछे तो 1 जनवरी 1949, ठीक है। और अभी ये पूछे कि वर्तमान में इसके वो कौन है गवर्नर, तो आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। क्या हो जाएगा, शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इनके आंसर, मैंने अभी क्या क्या बताया। 100 रुपये का नोट किस कैसे होते हैं, तो इसका आंसर तो तुम्हारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RBI के, ये हो जाएगा RBI के गवर्नर। अगर ये पूछे कि 1 रुपये के नोट पर किस कैसे हुआ, तो आंसर होता है वित्त सचिव। अगर ये पूछे कि RBI एक्ट कब आया, तो आंसर आएगा 1934, ठीक है। अगर ये पूछे RBI की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935, कब हुई, 1 अप्रैल 1935। अगर ये पूछे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ बैंक का RBI का, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949, ये इम्पोर्टेंट है। और ये पूछे कि वर्तमान में गवर्नर कौन है इसके RBI के, तो शक्तिकांत दास, इससे पहले उर्जित पटेल थे, ठीक है। और कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के वर्तमान में। और अगर ये पूछे कि RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई के अंदर है, तो इसको भी याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो देखो फेमा का पूर्ण रूप पूछा है, एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया है कि फेमा की फुल फॉर्म बता दो, इसका क्या आंसर होगा। तो ये भी सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपको फुल फॉर्म थोड़ा याद होगा तो कर लोगे। तो फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य स्वच्छता किसमें शामिल है, तो देखो ये भी पेपर में आया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची। तो जन स्वास्थ्य स्वच्छता ये किसमें, राज्य सूची में। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पंचायती राज, देखो पंचायत, ऐसा पेपर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि पंचायती राज से प्रश्न ना पूछा जाए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो पंचायती राज ये पूछा, पंचायती राज किसके अंतर्गत आती है, तो आर्टिकल ये अनुच्छेद 40 के अंदर दी है, जो राज्य के निजी तत्व हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि पंचायती राज जो है वो कब सबसे पहले कब लागू हुई थी, तो सबसे पहले जी राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर, ये सभी को पता होगा, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कहाँ पर, नागौर जिले में शुरू हुई थी सबसे पहले, ठीक है। फिर इसको आगे चलकर संविधान के अंदर 73वें संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है कि कौन से 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में, कौन से में, भाग 9 में, और सूची पूछे तो 11, सूची 11, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद हो जाएंगे 243 का से, और जो हो जाएगा डा से, डा तक। तो यहाँ से देखो प्रश्न ये पूछता है ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई पंचायती राज, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर ये पूछे कौन से भाग में, तो भाग 9 के अंदर है पंचायती राज, और भाग 9 के काम है नगर पालिका। और ये सूची 11 के अंदर ही, और जो भारत में अपने संविधान के अंदर 12 सूची हैं, उसमें से 11वीं अनुसूची में यही दी गई पंचायती राज, और 12वीं में दी गई नगर पालिका। और ये अनुच्छेद अगर पूछे 243 से का से लेकर डा तक, इसके बीच में ये दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायती राज सदस्य बनने की उम्र कितनी होती है, तो इसकी आंसर हो जाएगा उम्र अगर पूछे तो 21 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर ये पूछे आपसे पंचायती राज की उम्र, तो 21 वर्ष, 21 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, जब ही पंचायती राज में सदस्य बन सकता है। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो, तो देखो शिक्षा का ज़्यादातर सभी लोगों को याद होगा, ये शिक्षा जो हमें शिक्षा दी गई है बच्चों को 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक को मुफ्त शिक्षा 21 के आम है, जिसमें एक हमने नाम सुना होगा RTE। इसकी फुल फॉर्म पूछा था पेपरों का विकार कि RTE की फुल फॉर्म बताओ, तो राइट टू एजुकेशन। 2009 में आया था ये, और 2010 में लागू हो गया था, ठीक है। ये प्रश्न पूछा था RTE एक्ट कब आया, तो 2009 में, और लागू कब किया गया, 2010 में। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा किसमें, अनुच्छेद 21 के काम है, ए में। और 19 अनुच्छेद की बात किया है तो ये स्वतंत्रता आती है। अगर 19 का ए बात की जाए तो 19 के ए से है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें, 19 के ए में।
और जो 29 और 30 इसमें माइनॉरिटी संबंधित है अल्पसंख्यकों के लिए। ये भी देखो पॉइंट इंपोर्टेंट है कि 29 और 30, 29 के अंदर जो अल्पसंख्यक है उनके हितों का संरक्षण के लिए दिया गया है, और 30 के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संस्थान खोलने के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये हाईलाइट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया, तो यही लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, और अगर ये पूछे कि अस्थायी, उसमें ये भी कन्फ्यूज रहता है अस्थायी और एक स्थायी। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, और अगर ये पूछे कि अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर ये पूछे कि स्थायी तो राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर तो हो जाएगा तुम्हारा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को हित का निहित है, तो अभी बताया था मैंने अल्पसंख्यकों के लिए हित में, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, 29 और 30 दो आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के बारे में दिया गया है। 29 में हितों की रक्षा दी गई है और 30 के अंदर इनकी शिक्षा संस्थानों के लिए। तो आगे देखा क्वेश्चन नंबर 26, इसमें देखो यहाँ से ये साइंस स्टार्ट हो जाती है। साइंस में अगर देखें तो साइंस में प्रश्न क्या पूछा गया है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो धारा चलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी। अब देखो ये कभी कभार ये पूछा जाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इसकी ट्रिक है कि ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो अगर ये पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी तो जे थॉमसन, और प्रोटॉन की पूछे तो देखो वैसे रदरफोर्ड, रा का मतलब रदरफोर्ड होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने नहीं की, इसने नामकरण किया। प्रोटॉन की खोज करी थी किसने, गोल्डस्टीन ने। किसने करी, गोल्डस्टीन। और अगर ये पूछे न्यूटन की तो चैडविक ने। ठीक है, तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये तो देखो ये भी ऐसा एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये कि ज़्यादातर एग्जाम में ये रिपीटेड होता है कि प्रकाश वर्ष किसके लिए मापा गई है, तो ये एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश चली गई दूरी। और यही पूछ रहा था कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो निर्वात के अंदर होती है, और निर्वात के अंदर ध्वनि की चाल सबसे बिल्कुल होती नहीं है जी, मान लो। तो दो प्रश्न ये भी पूछ लेता है पेपर इंपोर्टेंट। यहाँ से ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला पूछा, ये भी सरल क्वेश्चन है, ज़्यादातर पता ही होगा। अगर जिसकी साइंस बैकग्राउंड से होगा तो उसके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, ये पूछा था ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, तो ये होता है CaOCl2, आंसर हो जाएगा इसका। ये नमक का दिया तो मैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का है। ठीक है, बेकिंग सोडा का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखो ये सोने के अंदर जो 22% कैरेट पाया, 22% होना चाहिए, तो वो वाला क्वेश्चन है ये। तो ये पूछा 18 कैरेट खाने में, वो 18 कैरेट सोने में, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, तो इसका आंसर होगा 75%। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा ऐसा लगता है कि मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी बोल सकते हैं इसे, अगर जिस पर नहीं आएगा उसके लिए। संतरे में बहुतायत, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सरल भी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये बोल रहा है संतरे में बहुतायत, तो विटामिन सी पाई जाती है कि खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा, नींबू हुआ, संतरा हुआ या आम हुआ, या जो भी जिसमें जो खट्टी चीज़ें होती हैं, या आंवला हुआ, उसमें विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए के कारण रेटिनॉल इसका नाम है। ठीक है, रेटिनॉल इसका नाम है विटामिन ए का, और विटामिन बी का नाम है थायमिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मैथ आ गई, तो मैथ को तो अभी कर नहीं रहे हम। देखो हिंदी के ये 5 प्रश्न देख लो, ये वाले ये सिंपल है। पहला प्रश्न दिया है एकल का विलोम शब्द, तो एकल का बहुल हो जाएगा सीधे, एक अकेला और बहुल में बहुत ज़्यादा। पर्याप्त का क्या हो जाएगा, पर्याप्त का ये देखो विलोम अगर पूछे तो अपर्याप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपर्याप्त। अकेला क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा दुकेला, क्या हो जाएगा, दुकेला। और उपयुक्त का ये हो जाएगा अनुपयुक्त, क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, इन्हें तो कर ही लोगे आप। आगे देखो दर्प का पर्यायवाची, दर्प का मतलब होता है कि अहंकार करना, तो अहंकार, तो आंसर हो जाएगा इसका अहंकार मतलब बी, तो आंसर इसका लगा दो बी। ठीक है, इनके और तीनों के बताऊं मैं कि तिरस्कार का क्या होता है, और इसका व्यर्था का पर्यायवाची एक होता है पीड़ा,
मतलब व्यर्था और पीड़ा का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और तिरस्कार इसका मतलब होता है अपमान, इसका पर्यायवाची। एक स्वाभिमान, स्वाभिमान का मतलब होता है आत्मसम्मान, क्या होगा, आत्मसम्मान। तो तीनों के हो गए, दोबारा देख लो। दर्प का आंसर तो अहंकार है। अगर तिरस्कार का पूछे तो तिरस्कार का अपकार होगा पर्यायवाची, और व्यथा का हो जाएगा पीड़ा, और स्वाभिमान का हो जाएगा आत्मसम्मान। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, हिंदी बहुत सिंपल है। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला तो उसे बोलते हैं मनोहर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर मनोहर, बी। आगे देखें, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में ज़्यादा कुछ कह देना, तो गागर में सागर, तो इसका आ जाएगा थोड़े में बहुत कहना, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब जैसे देखो एक ये दिया कम बोलना, कम बोलना वाला वो होता है जो मितव्ययी होता है। कौन होता है, मितव्ययी। जैसे अल्पभाषी बोल सकते हैं। और जो ज़्यादा बोले, बहुत बोलता है, उसे बोलेंगे वाचाल, क्या बोलेंगे, वाचाल। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी, ये भी शुद्ध वर्तनी का प्रश्न भी काफ़ी ठीक है। महत्वाकांक्षात्मक, देखो ये तो वैसे ही कट जाएगा, चूँकि ता ऐसा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, चूँकि ये लग रहा है ना, ये यही आता है। चूँकि महत्व हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, महत्व, ये ता यहाँ भी सीधा इस तरीके से आता है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा इसका सी, ठीक है। हिंदी 5 प्रश्न हो गए शायद हिंदी के। अब देखो आगे देखें तो इसमें और क्या दिया है, रीजनिंग, इसको छोड़ो अभी। ये देखो यहाँ से करंट आती है, ये करंट आई थी पिछली बार पेपर में, तो करंट तो अब आनी नहीं है, जो पिछली बार आ चुकी है। 10 प्रश्न आए थे, बस मैं इसके आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब ये दोबारा प्रश्न तो रिपीट होने नहीं है करंट के। तो पहला जो जैसे प्रश्न दिया है, इसका बोला निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ें, दूसरा दिया है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो पहले जब पिछली साल जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय आंसर था रिलायंस जियो। अभी तो पता नहीं है, क्योंकि अभी 2022 का तो कोई और होगा, ठीक है। तो आगे देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत की किस राज्य से शुरू की गई। तो बोल्ड परियोजना जब उस समय शुरू की गई थी, तब शुरू की गई थी राजस्थान से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र को कोवैक्स योजना के अंतर्गत 19 मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन बना। तो इसका आंसर पहले जब पिछली बार पेपर में था घाना आंसर था इसका, ठीक है। तो ये तो करंट के थे, ये भी देखो शायद करंट का। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो उस समय सिरिसा बंदला। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद मान लो पेपर में दोबारा से रिपीट हो जाए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिरिसा बांदला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उप भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया। तो अब ये क्वेश्चन तो आना नहीं है, क्योंकि जो करंट का था, इसका आंसर था सुमित मलिक, ठीक है। आगे देखें, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य था जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई थी। तो उस समय इसका आंसर था हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 में 2020 में यूडीआई शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है। उसका नाम क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय, तो याद रखना। और गृह मंत्रालय के हमारे जो मंत्री हैं अमित शाह, उनके एक अंडर में एक वो दिया गया था मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे इसमें देखें, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस कंपनी क्रिकेट खिलाड़ी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इसका आंसर जब पहले पेपर में था तो विराट कोहली था, ठीक है। तो ये करंट तो अब आनी नहीं है। जैसे 60वां क्वेश्चन दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में कई में रिपीट भी हुआ है, ये बेशक करंट का है लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सुपेश, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आगे ये 60 तक खत्म। अब देखो ये 61वां क्वेश्चन ये आता है तुम्हारा उसका ज्योग्राफी का, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा मैप देखते हैं। तो देखो आपको मैप दिखा, मैप के अंदर आप देखो इसने कहा है नेपाल। तो देखो नेपाल यहाँ पड़ता है, अगर हम ध्यान से देखें नेपाल यहाँ पड़ता है, ये नेपाल है। तो नेपाल देखो, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा सिक्किम और एक पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 कितने राज्य टच कर रहे हैं, 5। तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा देखो कुछ मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ कि
अभी हाल ही में लेखपाल के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, यूपी त्रिपल ने कराया था कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा टच करते हैं, तो इनको काउंट करो। देखो, एक उत्तराखंड, दूसरा तुम्हारा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और फिर बिहार। तो देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात तो ये हो गए तुम्हारे, ठीक है। और एक ये रहा हिमाचल प्रदेश, कितने हो गए? 8। तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी जो दिल्ली। तो ठीक है, यह भी प्रश्न रहा था अपवाद में, कुछ लोगों ने इसका आंसर 9 लगा दिया था और कुछ लोगों ने लगाया था 8। तो एग्जामिनर जो है ना, आयोग ने 8 माना है इसका आंसर, ध्यान रखना। तो अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य टच करते हैं, तो 8। अगर ये पूछे संघ शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को मिला के पूछे, तब 9 आंसर आएगा, ठीक है, एक दिल्ली को। क्वेश्चन ये दिया है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा गुफाएं स्थित हैं? तो ये तुम्हें पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, अजंता एलोरा गुफाएं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, ओडम किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सबको पता होगा, इसका केरल होगा, ठीक है, ओडम का। असम का पूछे तो असम का होता है सत्रिया, क्या हो जाएगा? सत्रिया। और तमिलनाडु का एक भरतनाट्यम, ठीक है। और एक अगर इसकी बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक का तो एक नृत्य है यक्षगान, कौन सा है? यक्षगान। और तमिलनाडु के 2 हैं, एक भरतनाट्यम और एक मोहिनीअट्टम, ठीक है। केरल का कथकली है, एक कथकली भी और ओडम। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सबसे नज़दीक बुध है, सबसे नज़दीक, ठीक है। तो सबसे नज़दीक बुध हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पहले बुध आता है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा तुम्हारा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये पूछे सीवी रमन को कब मिला था, तो 1930 में मिला था इन्हें, भौतिक के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए। और एक अगर ये मदर टेरेसा, इनको शांति के क्षेत्र में मिला था, समाज सेवा के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा एक प्रश्न पूछ लेता है नोबेल पुरस्कार से कि कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में मिला था? 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला था। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले किस भारतीय को मिला? तो अमर्त्य सेन। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, इसका आंसर तो ये हो जाएगा सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर सीवी रमन की बात की जाए तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, 1930 में ना रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था, मतलब भौतिक के अंदर। और राजीव गांधी को तो इसे छोड़ो, इसमें देखो मदर टेरेसा, इनको मिला था शांति के क्षेत्र में। और मैंने एक प्रश्न बताया कैलाश सत्यार्थी, जिनको शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला। और एक अमृत सेन, उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। और देखो ये रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, इनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 1913 के अंदर गीतांजलि, एक इनकी पुस्तक है गीतांजलि, उसके लिए इन्हें मिला था, ठीक है, गीतांजलि के लिए इम्पोर्टेंट है 1913 के अंदर। अब बाकी की हिंदी है इसके अंदर, जो पैराग्राफ है वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ थोड़ा समझ में आ जाओ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे इसी तरीके से वीडियो और बनाता रहूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को